गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में जो बातें कर रहे थे 11th की बात पहले करेंगे। तो 11th के अंदर हम जो बातें कर रहे थे उसमें हमने अब तक जो देखा था वो रदरफोर्ड के बारे में था, और इससे पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ की बात की थी। फिर उसके बाद रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के बारे में देखा था। तो अब 11th का जो टॉपिक चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको आगे बढ़ाने की बारी है। और अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है या आगे क्या एडवांसमेंट हम देख सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो अब तक एटम को कंसिडर किया जा रहा था एज ए पार्टिकल। ठीक है, क्या कंसिडर किया जा रहा था एज अ पार्टिकल। ये किसने किया था? रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया था वो उसके अंदर क्या कंसिडर किया था? एटम को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो पता चला कि किसी भी मैटर को अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर देते हैं, अगर हम इस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो ये रेडिएशंस छोड़ने लगता है, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि रेडिएशंस होते हैं। किसी भी मैटर को, किसी भी पार्टिकल को अगर आप हीट करना शुरू कर देते हैं तो वो रेडिएशंस इमिट करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, तो हम जो पार्टिकल को कंसिडर कर रहे थे, जो एटम को कंसिडर कर रहे थे पार्टिकल, वो ना होकर के हम उसके वेव नेचर के बारे में भी जान गए कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसका ड्यूअल नेचर होता है, उसके जो नेचर होता है उसका ड्यूअल होता है। तो हमने ये समझ में आया कि उसका एक वेव नेचर भी होता है। तो अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम पार्टिकल के ड्यूअल नेचर के बारे में कंसिडर करेंगे या ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता लगेगा कि जो पार्टिकल है उसका जो वेव नेचर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे वो स्टडी किया जाता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंदर आपका आएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटम स्पेक्ट्रा जो होता है ना वो इसी के अंदर आता है। एटम स्पेक्ट्रा जो होता है, जो टॉपिक होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे भी जाते हैं। तो जो वेव नेचर की सारी बातें वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर आएंगे और इसी को हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ बताया था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। जब मैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें कर रहा था इससे पिछली वीडियो में, आप अगर उसको देखा नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके बीच में हमने क्या किया था, मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर मैंने क्या लगवाया था, फील्ड लगवाया था, फील्ड लाइंस लगवाई थी या मैग्नेटिक फील्ड लगवाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लगवाया था। तो मैंने तुम्हें ये चीज़ समझाई थी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन चीज़ें कैसे होती है। तो वो आज कंसेप्ट तुम्हें जो पिछली वीडियो में समझाया गया था तो वो कंसेप्ट आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम देखा क्या गया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनके अंदर सबसे पहले तो वो चलती कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो, 10th में बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे, एक चैप्टर भी आता है जिसके अंदर एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, है ना। तो ये सब काम आप कर चुके हो।
तो आपको ये पता होगा कि एक एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक एक्सिस होती है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और एक और भी होती है जिसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, समझो, समझो, समझ जाओगे। ठीक है, तो जो हमारी ये वाली एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ये हमारे बोर्ड के बाहर आ रही है, लेकिन हमारा बोर्ड है 2D, तो मैं 2D ही शो कर सकता हूँ, 3D तो यह बना के दिखा नहीं सकता। हाँ, इसको मैं आपको 3D में ऐसे समझा सकता हूँ। ये देखो, ये मेरा जो अंगूठा है, ठीक है, ये जो अंगूठा है, ये इस लाइन के, इस वाली उंगली के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये वाली उंगली जो है, ये वाली उंगली को अगर ऐसे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस उंगली के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो लाइन है, इसके ये वाली उंगली भी जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये अंगूठा भी परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ये तीनों एक्सिस भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो जो बात हुई, जो पता लगाया गया, थ्योरी जो दी गई, उसमें ये पता लगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ साथ दो चीजें चलेगी, एक तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसको 90 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है, और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये अच्छे से नहीं बना, ये अच्छे से नहीं बन रहा है, क्योंकि 3D में कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। अब मैं ये z एक्सिस को बना रहा हूँ, तो z एक्सिस इतनी आसानी से थोड़ी बन जाएगी, क्योंकि 2D में तो अच्छा से बन गया है, लेकिन ये z एक्सिस है, तो ये z एक्सिस आपको दिखाने के लिए, ये मान लीजिए ये वाली जो है ना, ये आपकी प्रोपगेशन है, कि जो पार्टिकल है, जो आयनिक पार्टिकल है, वो इस तरह ट्रेवल कर रहा है। जो ये वाली लाइंस दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये वाली है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। आगे बात समझ, इसको तुम इतना ही समझ लो, क्योंकि ये अच्छे से शो नहीं हो रही है, तो कोई फायदा नहीं उसको आगे बढ़ाने का। ये समझ लो कि ये ऐसे 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 जा रही है, ठीक है, ऐसे 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 करके जा रही है वो। और ये वाली जो है, ये आपकी, ये जो है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपकी डायरेक्शन जो है, ये आपको बता रही है कि किस डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या क्या बताएंगे कि द electromagnetic radiations, when a particle, a charged particle moves along x-axis, there exist two kinds of electric field, two kinds of field actually. One is electric field and another one is magnetic field. Now, all these three effects, or all these three fields are mutually perpendicular to one another. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी उस प्रोपोगेशन के 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी उसके 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये चीज़ करके देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ये आपका पार्टिकल, ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फर्स्ट पॉइंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो हमें फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मुझे समझ में आ गया। तो मैं इसको छोटा सा बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया,
ठीक है, ये मैंने बना लिया, इसमें ये छोटा सा बना लिया जिससे मुझे पता चल जाएगा जो मैंने पढ़ा। दूसरी चीज़ जो नोटिस की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो ये थी कि इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है ट्रेवल करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा रेडियो वेव्स जो होती है, जो पहले ज़माने में रेडियो सुना जाता था, आज भी सुनते हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो जो सुना जाता है या जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके अंदर डायरेक्ट आप ऑन करते हैं साउंड आ जाती है, वो भी किसी टाइप की एनर्जी है। वो एनर्जी जो है वो एक्चुअली क्या है, रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स जो होती है वो ऐसे ट्रेवल करती है। पहले क्या होता है, जहाँ से उसको रिकॉर्ड किया गया वहाँ से चलती है और आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास पहुँचती है। वहाँ पर उनको एक वहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है जो कि इनको इंटरप्रेट करता है। तो बेसिकली आपको यहाँ सीखना क्या है, ये सीखना है कि जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स जो होती है उनको रिक्वायरमेंट है एयर पार्टिकल्स की। अगर एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो ये ट्रेवल नहीं करेंगी। लेकिन ईएमआर जो वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है, वो वैक्यूम के अंदर भी चल पड़ती है। तो हम यहाँ वर्ड लिखेंगे वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर भी वो प्रोपोगेट कर सकती हैं, चल सकती है। ये बात हो गई हमारे सेकंड पॉइंट की। फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। अगर कोई वेव है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होगी। वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, देखो हर एक वेव की तीन चार प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक बात तो ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको। फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है, मान लो ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है। इस पेंडुलम को मैंने यहाँ उठाया, यहाँ पर इसको उठाया, उसके बाद इसको छोड़ दिया, तो ये इस पोजीशन पे कितनी बार आ रहा है, मान लो ये इस पोजीशन पे कितनी बार आ रहा है, यही इसकी फ्रीक्वेंसी है। तुम मंदिर कितनी बार जा रहे हो, वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। हर मंगलवार को अगर मंदिर जा रहे हो तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। हफ्ते में एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 7 डेज के अंदर एक दिन आप क्या करते हो, मंदिर जाते हो मंगलवार को, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ऐसे ही हर एक चीज़ की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप किसी काम को रिपीट कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब वेव में फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वेव के अंदर, वेव के अंदर ये मतलब है कि हम मान लीजिए ये आपकी वेव है, ये ट्रेवल करे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, दोबारा दोबारा एक ही पोजीशन पे आ रही है। मान लो अगर मैं इस पोजीशन को मार्क कर लूँ तो इस पोजीशन पे दोबारा आ रही है, देखो यहाँ पे भी आ गई, 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 यहाँ पे भी आ गई। तो एक टाइम इंटरवल में वो कितनी बार उस पोजीशन पे आ रही है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी ये जो होती है इसको हम नापते हैं सेकंड्स में, ठीक है। टाइम से रिलेट करते हैं ना, पोजीशन कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, कितनी बार हो रही है, ये हम टाइम से ही तो नापेंगे। 1 घंटे में इतनी बार हो रही है। दिनों के, जब मैंने मंदिर का एग्जांपल दिया था तो उसमें भी मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि वो भी तो एक टाइम है, टाइम पीरियड है ना, 7 दिन का टाइम पीरियड है, उसके अंदर एक बार जा रहा है, तो वो भी टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेकंड इनवर्स में नापी जाती है। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो सेकंड इनवर्स होती है या हर्ट्ज होती है, एचजेड, ठीक है। ये इसकी यूनिट्स होती हैं और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू जो ये वी बना रखा है मैंने अलग सा, ये ही आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है हमारी, फ्रीक्वेंसी तो हो गया, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, तो उसको हम लिख देते हैं, ये म्यू आपको आ चुका है। दूसरी चीज होती है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या चीज है भाई, जब आप एक वेव कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, एक वेव को कंप्लीट कर देते हैं, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ कैसे, मान लीजिए यहाँ से वेव ने ट्रेवल, यहाँ से पार्टिकल ने ट्रेवल करना शुरू किया, एक
क्रस्ट और एक ट्रफ। कंप्लीट कर दिया यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लैम्डा बोला गया। एक लैम्डा मतलब एक बार वेव पूरी होगी, एक बार वेव ने क्या किया है, पूरा प्रोपेगेट कर लिया है, एक साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया, उसको वेवलेंथ बोला। ठीक है, आई बात समझ में? क्या? व्हेन अ वेव कंप्लीट्स वन सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट का मतलब ऊपर वाला जो ये होता है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है तो ये इसका क्रस्ट है, ये लोएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, इसका ट्रफ है। इन दोनों को वो कंप्लीट कर रही है एक वेव। तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी इस बीच में, उसी को हम बोलेंगे लैम्डा या वेव लेंथ। तो वेव लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर में। वेव लेंथ की जो यूनिट होगी वो किस में होगी? मीटर में। लेकिन सेंटीमीटर्स में भी इसको यूज किया जाता है मेनली, क्योंकि जो वेव होती है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेवल करती है और बहुत छोटा डिस्टेंस होता है उसका। जो वेव लेंथ होती है उसकी छोटी होती है, इतनी लंबी नहीं होती कि आप मीटर्स में उसको नापे। तो सेंटीमीटर्स में यूजली यूज किया जाता है, लेकिन एसआई यूनिट स्टैंडर्ड जो है वो है मीटर। ठीक है जी। ऐसे ही एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है कि अगर ये म्यू है, वी और उसके ऊपर बार लगा दो, तो वो उसका क्या होता है? वेव नंबर। अब वेव नंबर की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? वेव नंबर पहले तो होता क्या है? वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल। किसका? लैम्डा का। लैम्डा को 1 में रख दो तो वेव नंबर निकल आएगा। ठीक है। अब 1 क्यों करते हैं? वेव नंबर को क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है। ठीक है। अब पहले से तो हमें ये पता नहीं है ना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ये चीज़ें हैं। तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको डालेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर पीक्स आती हैं, और ये आपकी हायर स्टडीज़ की बातें हैं। तो उसके अंदर स्पेक्ट्रा देखते हैं। तो उसके स्पेक्ट्रा को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वेव लेंथ जो होती है ना, वेव लेंथ में नहीं करते, उसको वेव नंबर से यूज़ करते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो जो वेव नंबर होता है ना, तो वो वहाँ यूज़ होता है जब आप किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, या आप उसके अंदर देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं। वो चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप वेव नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है इनका सिंबल क्या होता है। तो यूनिट क्या होगी? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे इसकी यूनिट क्या होगी वेव नंबर की। ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो आप 2 मिनट में बता दोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वेव नंबर भी हो गया। फिर आता है एक सी होता है ना, सी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट मतलब, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि जो लाइट है वो कितनी फास्ट ट्रेवल करती है। तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ती है। ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये देखो, आप इस सी का इन दोनों के साथ रिलेशन निकाल सकते हो बहुत इजीली। आप क्या कर सकते हो? इस सी का लैम्डा के साथ और म्यू के साथ रिलेशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यूनिट को देखकर निकाल सकते हो। कैसे? देखो, सी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर यूनिट किसकी थी? लैम्डा की। तो लैम्डा तो आ गया। ठीक है। अच्छा, अब म्यू जो था वो फ्रीक्वेंसी थी। इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने? सेकेंड का इनवर्स। सेकेंड इनवर्स बताई थी ना। अच्छा, सेकेंड इनवर्स ही यहाँ पे है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सेकेंड इनवर्स ही तो है। तो इसको अगर मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा जो है, ये आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दे देगा, लैम्डा इंटू म्यू। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। इससे आप क्या क्या पता लगा सकते हैं कि भी मैंने, मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ रहा हूँ। ठीक है। मैंने एक अपना खुद का जॉकी स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपना फ्रीक्वेंसी एक अलॉट हो गई मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, और ये होता है। आप कोई भी फ्रीक्वेंसी पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आपको गवर्नमेंट से अलॉट होती है, आप उसी पे काम कर सकते हैं, आप उसी पे अपना चैनल चला सकते हैं।
तो वो आपको मिल गई। आपने क्या किया, उसको यहाँ से छोड़ दिया। अब अगर आपको ये जानना है कि मैंने फ्रीक्वेंसी तो छोड़ दी, अब मुझे ये पता लगाना है कि कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी, तो क्या कौन बताएगा, लैम्डा बताएगा आपको। तो लैम्डा काम आ गया। सी तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा, तो सी तो कांस्टेंट है। आप फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं, आप वेवलेंथ का पता लगा सकते हैं, अगर इन दोनों में से आपको कोई चीज़ पहले से ऑलरेडी पता है तो। हो गया जी। अच्छा जी, ये सारे काम हो गए हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। एक मैं आपको करके दिखा दूंगा, एक आप खुद कर लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे बता देना। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास के, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि वेव नंबर की यूनिट क्या होती है। मैं लिख देता हूँ, वेव नंबर की यूनिट बतानी है। यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द वेव नंबर यूनिट, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा जी, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है। 3 एग्जांपल आपको कराने हैं। एक खोलता हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। बस खुल गया। देखो, जो भी कुछ इसमें दे रखा है, विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो जो काम की चीज़ है वो लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन में दे रखा है फ्रीक्वेंसी, वो दे रखी है 1368, ठीक है, हर्ट्ज एच। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368, ठीक है। अच्छा, किलो हर्ट्ज दे रखा है, दैट मीन्स 1368 किलो हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। किलो का मतलब 3 जीरो और लग जाएंगी, ये लिख लो KZ, किलो हर्ट्ज है, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, लैम्डा को हमें कैलकुलेट करना है। और ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बिलोंग करता है ये भी बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैं अभी कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। आप लैम्डा कैलकुलेट कीजिए। लैम्डा क्या होगा, पहले तो सी इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा म्यू। हमें क्या क्या पता है, सी पता है ना, 3 × 10⁸ इट इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा तो हमें पता करना है, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे है। देखो, एक काम कर लिया करो, जो ये है ना, ये आपको पता है, इसकी यूनिट के साथ लिख दो इसको, ताकि आपको आंसर में टैली भी हो जाए कि आप सही कर रहे हो या नहीं। मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यही होती है लैम्डा। ये है, हमें निकालना है। म्यू की वैल्यू दे रखी है 1368 किलो हर्ट्ज। किलो को याद रखना, किलो अगर दे रखा है तो 3 जीरो हमें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। वो हर्ट्ज के साथ रिलेशन था, किलो हर्ट्ज के साथ नहीं था, बहुत बड़ा हो गया था ये। किलो हर्ट्ज जो होता है ना, ज्यादा हो गया ना, 3 जीरो और लगेंगी, तो 3 जीरो और लगेंगी। अब ये हर्ट्ज में है, और हर्ट्ज हो या सेकेंड इनवर्स एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जब इक्वल टू के इस साइड कोई सेम क्वांटिटी होती है तो कट जाती है, ठीक है। तो निकल के क्या आ रहा है, मीटर में आंसर निकल के आ रहा है ना, तो मीटर में ही चाहिए। लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। तो इसका मतलब तुम आंसर सही कर रहे हो, जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। अब तो कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं बचा। ये निकाल लेना, इसको कैलकुलेट करके आंसर मीटर में आएगा। लैम्डा की वैल्यू भी मीटर में ही आनी चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2.4। वो उसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा। अब कैसे करूँ,
एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताना है, तो कुछ नहीं बचा है। एक क्वेश्चन और क्या करते हैं, वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम extend from violet 400 to 750 nanometer. Express these wavelength in frequencies. कुछ भी नहीं है। देखिए, जो विजिबल रीजन का जो स्पेक्ट्रम है ना, उसकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज दे रखी है। वेवलेंथ की रेंज क्या दे रखी है, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर। ये उसने क्या दे रखा है आपको, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसीज में बताओ, म्यू में बताओ इनकी वैल्यूज क्या होंगी। कुछ भी नहीं करना, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये हमें पता है। म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू को एज इट इज लिख दो। लैम्डा क्या होगा 400, एक बार तो 400। अब जो ये लोअर वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज निकालनी है ना, तो पहले इसको लो फिर दोबारा इसको ले लेना, तो आपकी एक रेंज निकल आएगी। तो 400 नैनोमीटर, जो नैनोमीटर होता है उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया 10⁻⁻10 जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ऐसे ही 10⁻⁹ जो होता है वो नैनोमीटर होता है। नैनो की जो ये है कन्वर्जन है, वो नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। नैनोमीटर, एक नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो इसको आपको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब c की वैल्यू आपको क्या पता है, 3 × 10⁸। अच्छा, क्या था यूनिट, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब फिर से देखो, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा सेकेंड इनवर्स में, तो यानी कि सही आएगा आंसर। सेकेंड इनवर्स में ही तो चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। बस ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। तो एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, वेव नंबर का यूनिट बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये जो है ये आप खुद कर लेना, नहीं तो मैं अगली क्लास में बता ही दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। छोटी सी बात है, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम जितनी भी यहाँ पर वेवलेंथ आती है, सन से भी कुछ एनर्जी आती है, वो भी वेव की फॉर्म में आती है। हमारे पास रेडियो वेव्स है, IR वेव्स है, इन सब को क्या किया, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, हमारे पास दो चीज़ें, लैम्डा भी है और म्यू भी है। अगर इसके इंक्रीजिंग I और D, I मीन्स इंक्रीजिंग, D मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जचा दिया तो वो भी स्पेक्ट्रा कहलाएगा, ठीक है। या ये भी लैम्डा के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लाइंस को या वेव्स को जचा दिया तो वो भी स्पेक्ट्रा ही कहलाएगा, कुछ और नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे उन्होंने क्या किया है, साइंटिस्ट ने अलग अलग वेव्स को उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर में जचा रखा है। तो सबसे पहले जो आता है वो एक्स रेज, पहले आती है गामा रेज, फिर आते हैं एक्स रेज, ठीक है। फिर उसके बाद यूवी, फिर IR, फिर माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियो वेव। अब इसमें जचाया किसके बेसिस पे है, लैम्डा के या फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा जो होता है वो रेडियो वेव्स का हाईएस्ट होता है, और इनका अब अगर ये हाईएस्ट है तो ये लोवेस्ट होगा, कम होगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस स्पेक्ट्रा को दिखा रखा है। ऐसे ही अगर फ्रीक्वेंसीज को देखें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इसकी हाईएस्ट होती है और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ
यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो आपका EMR का स्पेक्ट्रा होता है वो ये होता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड वेवलेंथ बढ़ रही है, किस साइड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात समझ। अच्छा जी, अब जो यूवी होता है ना, यूवी, इसी के अंदर आपका विजिबल रीजन आता है। यहाँ पे यूवी जो होता है यहीं पर विजिबल रीजन होता है। विजिबल मतलब जो आप ये सारे कलर्स देखते हो ये यहीं के हैं, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो आपको याद रखनी है 400 टू 750, हाँ 400 टू 750 नैनोमीटर होती है। 400 टू 750 नैनोमीटर होती है विजिबल रेंज की रीजन। जो रेंज होती है विजिबल रीजन की जो रेंज होती है वो 400 टू 750 नैनोमीटर होती है। दैट्स इट, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको करना है और आप बस पढ़ते रहिए और इनको ध्यान से देखते रहिए। अभी जो आगे वाले कंसेप्ट्स हैं जैसे कि सीरीज़ आएंगी लेमन, बाल्मर और ये सब, वो तो इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो आपको पहले ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नए हैं, और ऐसे ही हम 11th को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद 12th का नंबर आएगा, और आपको की अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है या डिमांड है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी पढ़ते रहिए। अभी और भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो ये सेटअप मैंने यूज़ किया है, जैसे आज लाइट लगी है तो होपफुली बोर्ड भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। इसके अंदर थोड़ा डार्क है ना ये, इसमें आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, आप सिर्फ सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।